अपना रावण और राम का अपना दशहरा। अक्सर ईसाई जो हैं ये दावा पेश करते हैं कि जो इंटर स्पीशीज़ हेड ट्रांसप्लांट है, जैसा गणेश के साथ हुआ, या नॉर्मल हेड ट्रांसप्लांट भी, ये कभी हो नहीं सकता। जब मोदी जी ने कहा था कि गणेश का सर एक हेड ट्रांसप्लांट, एक प्लास्टिक सर्जरी का सबसे अनूठा उदाहरण है, सब ने मजाक उड़ाया था। मुझे याद है एक मिनोश्का डिसूजा करके एक ईसाई मॉडल थी, उसने भी कहा था कि कैसे 50 किलोग्राम के हाथी का सर बच्चे के धड़ पर लगा दिया। तो यानी मोटा मोटी जो राइस बैक कन्वर्ट्स हैं उनके हिसाब से हेड ट्रांसप्लांट कभी हो ही नहीं सकता, और इंटर स्पीशीज़ हेड ट्रांसप्लांट तो पूरी तरीके से वैज्ञानिक तौर पे असंभव है, प्राकृतिक तौर पर भी असंभव है। तो अभी आज हम उसी का छानबीन करेंगे। आप जानते हैं कि आयुर्वेद में जो बृहत्त्रयी है, जो चरक संहिता वगैरह है, उनमें कई अलग अलग तरीके के शल्य चिकित्सा के प्रणाली और यंत्र यानी सर्जिकल टूल्स का जिक्र है। आज इतने हज़ार साल बाद वापस भारत में आयुर्वेद का होड़ चल पड़ा है, तो उन्हीं सारे यंत्रों को वापस मैन्युफैक्चर करके उनके द्वारा आयुर्वेद में वापस से शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन या सर्जरी हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, और उनका प्रशिक्षण भी मिल रहा है। सुश्रुत जो थे, उन्हें धन्वंतरी के बाद सबसे प्रमुख आयुर्वेदाचार्य थे, और उन्होंने बोन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, सिजेरियन डिलीवरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आर्टिफिशियल लिम्ब ट्रांसप्लांट, राइनोप्लास्टी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आई सर्जरी, वुंड स्टिचिंग, कैटरैक्ट सर्जरी और ब्रेन सर्जरी, यहाँ तक कि नोज़ ट्रांसप्लांट और ईयर ट्रांसप्लांट का भी उन्होंने पूरा ब्यौरा देकर गए हैं। कौन सा उपकरण, कौन सा यंत्र कैसे करना चाहिए, पूरा प्रोसीजर जैसे मॉडर्न वेस्टर्न एलोपैथिक मेडिकल बुक्स में रहता है वैसा उन्होंने दिया था। और प्राचीन जो विश्वविद्यालय थे हमारे भारत के, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला इत्यादि, उनमें इन सब चीज़ों पर शोध भी होता था और इनका विचार विमर्श भी होता था और इसका अभ्यास भी करते थे छात्र। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर के अंदर महर्षि सुश्रुत का एक मूर्ति लगाया गया है वहाँ के लोगों द्वारा, और उनको खिताब दिया गया है फादर ऑफ सर्जरी, और ये 600 बिफोर क्राइस्ट के थे। तो हमारे भारत में रत्नागिरी, विक्रमशील, जगद्दल, पुष्पगिरी, ओदांतपुरी, सोमापुरा, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमपुरा और ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्राचीन विश्वविद्यालय थे। परंतु हम जानते हैं कि 2000 साल के इस्लामी सल्तनत और उसके बाद लगभग 500 साल के जो ईसाई या अंग्रेज़ बोलिए, फ्रांसीसी बोलिए, डच, स्पेनियार्ड, बेल्जियन और पुर्तगाली राज्य के वजह से हमारे ये सारे विश्वविद्यालय ख़त्म हो गए। इनके सारे जो शिक्षक थे, इनके सारे जो स्टूडेंट्स थे, सबको मार दिए गए। तो लेकिन फिर भी जो भी है, इन सारे विश्वविद्यालयों में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली वो लोग करते थे, वो था लिम्ब ट्रांसप्लांट। हिंदुओं को लिम्ब ट्रांसप्लांट में यानी अंग प्रत्यर्पण में बहुत बहुत रुचि था। वैसे इसका जिक्र तो प्राचीन यूनान और रोम और मिस्र के सभ्यताओं में भी है, लेकिन भारत में इसका ज़्यादा प्रचलन था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ऋग्वेद में राजा खेला की बीवी विश्पला का युद्ध में उसका पाँव कट जाता है, तो उसको जैसे आजकल के जयपुर फुट होता है या प्रोस्थेटिक लेग होता है, जो कि प्लास्टिक का बनता है, फाइबर मटेरियल का बनता है या लकड़ी का बनता है, उस ज़माने में उसको पूरा लोखंड का, स्टील का, लोहे का उसको पाँव दिया गया था ताकि वो युद्ध कर सके। देखिए वो मंत्र है ऋग्वेद 1.116.15 चरित्रं ही वरी वे वाच्छेदी पर्णमाजा खेलस्य परितक्कम्यायाम सद्यो जंघामायसिं विश्वपालाय धने हिते सर्तवे प्रत्यधत्तम। यहाँ पे जो जंघामायसिं है, ये है जांघ के नीचे से उसको पूरा लोहा, असी यानी काला लोहे का, उसको नकली कृत्रिम पाँव दिया गया था। तो इसके वजह से ही
खेला और उसकी पत्नी वापस विश्पला युद्ध में जा सके और विश्पला ने सारे दानवों, दैत्यों और असुर जो उसके राज्य में डकैती कर रहे थे उनको वो हरा देती है। तो इसी का आप हिंदी अनुवाद देखिए। जिस प्रकार पक्षी का पंख गिर जाता है उसी प्रकार राजा खेला की स्त्री का पाँव असुरों और डकैतों के साथ युद्ध में काट गया। हे अश्विनी कुमारों, आगे युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही तुमने उसे लोहे का पाँव लगाकर युद्ध करने को तत्पर कर दिया। यानी यहाँ पर देखिए लोहे का पाँव, स्टील या आयस या असी या काले लोहे का पाँव दिया गया था। बिकॉज हर फुट वॉज कट अवे लाइक द विंग ऑफ अ बर्ड इन द कॉन्टेस्ट ऑफ खेला एट द डिसाइसिव टर्न, राइट अवे यू इंसर्टेड अ मेटल शैंक फॉर विश्पला टू रन व्हेन द स्टेक हैड बीन सेट। हम देखते हैं कि पुराने प्राचीन जो पायरेट्स थे वो लोग पाँव में एक लकड़ी ठूस देते थे। हमारे भारत में लोगों के पास ज़्यादा बुद्धि था, ज़्यादा उनके पास ज्ञान विज्ञान था, उनके पास मेडिकल साइंस ज़्यादा मजबूत था, इसलिए वैसा लकड़ी ठूसने के बजाय एक ठूट लगाने के बजाय पूरा जांघ के नीचे का पूरा एक लोहे का पाँव ही लगा दिया। अगर वो ठूट लगा देता जांघ से लेकर नीचे ज़मीन तक, ठूट से वो नहीं चल पाती थी, वो लड़ नहीं पाती थी, इसलिए उसको आयरन प्रोस्थेटिक लेग लगाया दिया। और यही चीज़ ऋग्वेद 1.118.8 में वापस इसी चीज़ पर रोशनी डाला गया है। तो हम देखते हैं कि अंग प्रत्यर्पण जो था वो एक सच्चाई था प्राचीन भारत में। टीपू सुल्तान के समय में भी एक मराठा सिपाही का नाक काट दिया था टीपू सुल्तान ने, तो उसका नाक वापस जोड़ दिया था शारंगधर संहिता के अंतर्गत वैद्याचार्यों ने। और इसके साथ ही हड़प्पा का जो कांस्य युग था, ब्रॉन्ज एज था, उसमें कुछ खोपड़ी पाए गए हैं जिसमें कुछ एक खोपड़ी में एक छेद है, कुछ में कई सारे छेद हैं। मतलब वो एकदम बारीक छेद किए गए हैं, ऐसे किसी ने किसी भारी चीज़ से तोड़ा नहीं है सर को। इसी से वो लोगों ने अनुमान लगाया है या साबित कर दिया है कि हड़प्पा में मस्तिष्क का ब्रेन सर्जरी भी होता था। यानी अंग प्रत्यर्पण उनको पता है, उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट पता है, ब्रेन सर्जरी भी मालूम था भारत के लोगों को। तो इसके बाद जो नेचुरल प्रोग्रेशन था, जो इसके बाद जो स्वाभाविक जो उच्च स्तर था वो था हेड ट्रांसप्लांट, यानी सर का प्रत्यर्पण। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में दक्ष का हेड ट्रांसप्लांट हुआ था, गणेश का तो हेड ट्रांसप्लांट पूरा जग जाहिर है, उसके साथ ही रेणुका या यल्लम्मा का हेड ट्रांसप्लांट हुआ था। तो इसी से पता चलता है कि हेड ट्रांसप्लांट जो था अचानक अपने आप नहीं आया। पहले भारत के लोगों ने तरह तरह के शल्य चिकित्सा पर महारत हासिल किया, फिर उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अंग प्रत्यर्पण में उन्होंने माहिरत हासिल किया। उसके बाद वो लोग हेड ट्रांसप्लांट या ब्रेन ट्रांसप्लांट में वो लोगों ने अपना हाथ आजमाया और उस पर भी उन्होंने फतह हासिल किया। तो पुराने ज़माने के जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो था उसका जो स्तर था बहुत ऊंचा था, इसी वजह से वो लोग हेड ट्रांसप्लांट करने का कुव्वत रखते थे। हेड ट्रांसप्लांट करने का सोचने के बारे में भी वो लोग तैयार थे, वो सोच सकते थे, क्योंकि वो उनके पास वो तजुर्बा और वो शास्त्रीय ज्ञान उनके पास था। तो अभी हिंदुओं के पुराणों में जो हेड ट्रांसप्लांट की जो कथाएं हैं, इतिहास है, उसी से प्रेरणा पाकर आज के आधुनिक युग के चीनी, रूसी, सोवियत और अमेरिकी और इतालवी डॉक्टर्स ने कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं चूहों के ऊपर, चिंपैंजीज़ के ऊपर, बंदरों के ऊपर, कुत्तों के ऊपर, और उन्होंने देखा है कि हाँ, हेड ट्रांसप्लांट मेडिकली पॉसिबल है। हेड ट्रांसप्लांट चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से असंभव नहीं है, ये संभव है। हालांकि आज के आधुनिक विज्ञान के पास वो लोग प्राथमिक स्तर पर हैं, लेकिन एक न एक दिन वो कहते हैं कि हाँ, हेड ट्रांसप्लांट एक दिन सच बन ही जाएगा। देखिए, ये इसका गवेषणा बहुत पहले से शुरू हुआ था। 1939 में रशियन डॉक्टर सेर्गेई ब्रुखोनेन्को और बोरिस लेविन्स्कोवस्की ने एक सर काटा कुत्ते का और उसको एक शरीर से अलग कर दिया और कई दिनों तक कुत्ते का सर जो था उसको अलग रखकर उन्होंने उसका धड़ और सर दोनों को ज़िंदा रखा, और कुत्ते का जो सर था वो रेस्पॉन्ड भी करता था स्टिम्युलस को, भौंकता भी था, खाता भी था, देखता भी था। फिर बाद में उसका सर जोड़ दिया गया। सोवियत यूनियन के देखा देखी 1969 में अमेरिका में डॉक्टर रॉबर्ट जे वाइट ने हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन में यही प्रयोग एक मंकी के साथ किया, बंदर के साथ किया। उसका सर काट दिया गया। फिर बाद में
कुछ एक दिनों के बाद वापस उसका सर जोड़ दिया गया, वो एकदम आराम से बाकी का सारा ज़िंदगी गुजार सका। फिर बाद में इसी रॉबर्ट जे वाइट ने 2 बंदरों का सर अदला बदली कर दिया था। फिर 13 जनवरी 1958 में एक और रशियन डॉक्टर व्लादिमीर डेमिखोव ने एक बड़े से जर्मन शेफर्ड के पीठ के ऊपर, आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, छोटे से पप्पी यानी कि बच्चा कुत्ते के बच्चा जो होता है उसका सर जोड़ दिया था और उन दोनों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम को एक कर दिया था और दोनों कुत्ते कम से कम 40-50 दिन तक आराम से ज़िंदा रहे। फिर 2014 में इटालियन न्यूरोसर्जन डॉक्टर सेर्गियो कैनेवेरो और चीना के कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर बंदर का सर का ट्रांसप्लांट किया। अभी उन्होंने क्या किया कि बंदर का सर काट के कई दिनों तक अलग रखा, फिर बाद में जोड़ दिया, फिर बाद में 2 बंदरों का सर अदला बदली कर दिया और दोनों बंदर आराम से ज़िंदा रहे। तो इसके बाद उन्होंने कई कुत्तों के ऊपर और चूहों के ऊपर भी ये प्रयोग उन्होंने आजमाया और वो सफल हो गए। तो इन सारे जो रूसी, अमेरिकी, चीनी और इतालवी डॉक्टर्स के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे साफ हम लोग आराम से कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में जो हेड ट्रांसप्लांट किया गया था या इंटर स्पीशीज़ ट्रांसप्लांट किया गया था गणेश के संदर्भ में, वो बिल्कुल वैज्ञानिक है और चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से वो संभव है। आज हमारे पास वो तकनीक नहीं है या वो तकनीक हम भूल गए हैं या वो तकनीक हमसे लुप्त हो गया है, वरना प्राचीन भारत के लोगों ने ना सिर्फ मानव का हेड ट्रांसप्लांट बल्कि 2 स्पीशीज़ के अलग अलग प्राणियों का भी हेड ट्रांसप्लांट करने में संभव कर सकते थे। जैसे गणेश के इंसान के सर के ऊपर उन्होंने इंसान के धड़ के ऊपर उन्होंने हाथी का सर लगाया। जब हिंदू हेड ट्रांसप्लांट और इंटर स्पीशीज़ ट्रांसप्लांट कर रहे थे तब ईसाइयों के जो पूर्वज थे, एजेकियल 16.17 में जैसा रिकॉर्डेड है, वो लोग उस समय बैठकर डिल्डो और सेक्स टॉयज़ बना रहे थे। जब हम लोग सर प्रत्यार्पण के बारे में सोच रहे थे, वो लोग सिर्फ सेक्स टॉयज़ और डिल्डोज़ के बारे में ही सोच रहे थे, बना रहे थे। तो जब कोई ईसाई हम पर मजाक उड़ाता है गणेश का हेड ट्रांसप्लांट के बारे में, तो कभी भी आप डरिएगा मत या हीन भावना से ग्रस्त मत होइए। ये बिल्कुल एक सच्चाई है, ये चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में ये एक सच्चाई है और ये एक संभव चीज़ है। और इटली, रशिया, सोवियत यूनियन, चीना और अमेरिका में इस पर प्रयोग भी हुए हैं और वो कर सके हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि गणेश हेड ट्रांसप्लांट के बारे में किसी ने कुछ बोला और आपने सर झुकाकर ईसाई बन गए, ऐसा मत बनिए, ऐसा मत करिए, एक गलती मत करिए, अपने धर्म पर ही रखिए। संकट मटे कटाए सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। याद रखिएगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो आज मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट और इंटर स्पीशीज़ हेड ट्रांसप्लांट बिल्कुल संभव है, क्योंकि कई विकसित राष्ट्रों के लोगों ने इस चीज़ को बंदरों, चूहों और कुत्तों के ऊपर आजमाया है। अभी वो लोग इंसानों पर भी करने वाले हैं। अभी आपको मैं कुछ एक वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें जो मैंने अभी आपको इन डॉक्टरों का मैंने जिक्र किया था कि इन्होंने कुछ साल पहले इस तरीके का हेड ट्रांसप्लांट्स किया है, उन सब का संक्षिप्त में वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब से लिए हैं और ये यूट्यूब में और इंटरनेट में पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल हैं। ये सब मैंने नहीं बनाया है, ये पहले से ही बने हुए हैं। जिन जिन डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन्होंने इन सारे वीडियोस को पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। और अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चीन में अभी इंसानों पर हेड ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं। The artificial blood circulation ensures the metabolism necessary for the life of the head. The isolated head lives on for hours and reacts to external stimuli. Well, I think we'll hang in for about another 16 minutes. You realize that the monkey was not specifically trained to demonstrate intellectual capability. But as soon as it's been decided for this animal to be awakened, I can tell you that because we left the cranial nerves, it could hear, it could smell, it could taste,
It would eat, and it would follow you around the room. The tubes that were placed in the mouth, you could see them chewing on them, and you also see it was a very unhappy monkey. But I remember how we felt, because what we had transferred here was, yes, another great number of organs. The Soviet Union was desperate to accelerate its scientific knowledge during the Cold War. So much so that occasionally its scientists went a little too far and created some very controversial experiments. Vladimir Demikhov was a scientist who specialized in organs, organ transplantation, organ donation, various things that we take for granted today, and as odd as it sounds, he probably deserves a lot of respect for the amount of lives this research has been able to save. In the 1950s, he became fixated on the idea of organ transplantation in animals, of course expecting to extend these results to humans at some point. His experiments became wilder and wilder, many of which today would be unacceptable. Animal lovers be warned, but most of his experiments were carried out on dogs and even young puppies, as their systems were more versatile and he'd be able to see the effects of growth. His experiments became more and more bizarre as time progressed into the 1960s, and at some point he decided to stitch two dogs together, his aim being to see whether they could function using one set of organs. And in order to do this, he would take the upper half of one dog and stitch it onto the back of another, connecting the digestive and respiratory systems. In 1968, he saw some relative success with one of these experiments, stitching the head of a puppy along with part of the torso onto the neck of an adult fully grown dog. This animal, or animals depending on how you view it, survived for 38 days, which is an incredible feat considering how Frankenstein-esque this experiment was. Chinese researchers claim successful monkey head transplant, humans next. Controversial Italian neurosurgeon Dr. Sergio Cannavaro claims that a team of researchers at China's Harbin Medical University have successfully performed a monkey head transplant. And now Dr. Cannavaro has reportedly joined them in the hope of doing the same on a human. Italian surgeon Dr. Sergio Cannavaro claims a human head transplant could be successful. First, both patient and donor's heads are severed, and adhesive known as polyethylene glycol would then be used to preserve nerve cell membranes. Spinal cord stimulation could speed a potential patient's recovery. A negative pressure device would encourage nerves to connect. Cannavaro told New Scientist magazine Chinese researchers who claim to have performed a head transplant on a monkey say the head was cooled to minus 15 degrees centigrade without injury to the brain. The spinal cord was not connected, and for ethical reasons, the monkey was euthanized less than a day later. Dr. Cannavaro is seeking money to perform the procedure on a 31-year-old Russian man who suffers from a genetic muscle-wasting disease. If it gets the go-ahead, the operation will take place at a hospital affiliated with a Chinese university. क्या ये मुमकिन है कि किसी शख्स का सिर दूसरे के शरीर पर लगा दिया जाए और नीचे की पूरी बॉडी बदल दी जाए? इस तरह की कहानियां अब तक हॉलीवुड फिल्मों में आम हैं, लेकिन चौंकिए मत, अब ये सब कुछ हकीकत बनने वाला है। अभी तक आपने लीवर ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा, लेकिन चीन में गर्दन के निचले हिस्सों को बदलने की तैयारी में जुटे हैं डॉक्टर। चीन की हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रे ने इस नामुमकिन से लगने वाले ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर रे ने इस ट्रांसप्लांट का एक्सपेरिमेंट चूहों और बंदरों पर कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या शरीर ट्रांसप्लांट करने का जो दावा किया जा रहा है वो वाकई मुमकिन हो पाएगा? 头移植我认为在不远的将来很可能就在临床上实现了。 डॉक्टर रे ने के इस दावे पर यकीन करना तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने बंदरों और चूहों पर इस तरह का कामयाब ट्रांसप्लांट अंजाम दिया है। डॉक्टर रे ने चूहों पर ट्रांसप्लांट के हजारों से ज्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं। ऑपरेशन के बाद चूहे एक दिन से ज्यादा जिंदा भी रहे। इस ट्रांसप्लांट में स्टील रॉड से सिर को स्थिर किया गया था। वहीं साल की शुरुआत में बंदरों पर बॉडी ट्रांसप्लांट का एक ऑपरेशन किया गया था। बंदर सिर्फ 20 घंटे जिंदा रह सका। इस ऑपरेशन में स्पाइनल कॉर्ड जोड़ी नहीं जा सकी थी।
अब आपको बताते हैं कि फुल बॉडी ट्रांसप्लांट का पहला ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जाएगा। बॉडी ट्रांसप्लांट में मृत डोनर के शरीर पर जीवित व्यक्ति का सिर लगाया जाएगा। सबसे पहले डोनर के शरीर से उसके सिर को अलग कर लिया जाएगा। इस ऑपरेशन में नसों और रीढ़ की हड्डी को बेहद करीने से अलग किया जाएगा। इसके बाद डोनर के शरीर पर सिर को ट्रांसप्लांट करने का ऑपरेशन होगा। शरीर और सिर की नसों को सबसे पहले जोड़ा जाएगा। गर्दन को सीधा रखने के लिए मेटल की रॉड शरीर में जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड नर्व को एक ग्लू से भिगोया जाएगा ताकि उसमें ग्रोथ हो सके। आखिर में दोनों की त्वचा को सिल दिया जाएगा।